ये एक साइंस फिक्शन काल्पनिक कथा है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी और वीडियो द नॉलेज की एक खास ऑडियंस के लिए बनाया गया है। मिशन वेगा के पहले पार्ट में आपने देखा कि सन 2100 की 5 मई के दिन पृथ्वी से 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को यहां से 25 प्रकाश वर्ष दूर वेगा स्टार सिस्टम में भेजा जाता है। इन 4 लोगों में पहले कैप्टन मंत्र थे, दूसरी कैप्टन कविता थी, तीसरे कैप्टन जेम्स डेविड थे और चौथे कैप्टन डेव रेमन थे। आधुनिक गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में ये लोग कई बाधाओं को पार करते हुए करीब 10 साल बाद वेगा तारामंडल के करीब पहुंचते हैं और वही रास्ते में उन्हें जीवान ग्रह के एलियंस मिल जाते हैं जो अपने ग्रह पर नहीं लेकिन स्पेस में कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं। वो लोग पृथ्वी से आई मंत्र और उनकी टीम का बहुत आदर से स्वागत करते हैं और इन एलियंस का लीडर कैप्टन ज़चाल्च कैप्टन मंत्र को बताता है कि कैसे उनका ग्रह क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म हो गया और उनके ही ग्रह के कुछ बघेड़ू कंपनियों वाले स्वार्थी लोग उनकी स्पेस कॉलोनी और वेगा तारामंडल के ग्रहों पर कब्जा करना चाहते हैं। और तभी वो कंपनियों वाले एक बड़ा हमला कर देते हैं और इसलिए मंत्र और उनकी टीम आगे जाने का प्लान बदलते हुए वापस लौटने का सोचती है। एलियन कैप्टन ज़चाल्च मंत्र को वहां से बहुत ही जल्दी सूर्यमंडल में पहुंचने का एक शॉर्टकट बताते हैं जो एक वर्म होल से गुजरता है और जिसका दूसरा सिरा हमारे सूर्यमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के उस पार बौने ग्रह प्लूटो के पास पड़ता है। कैप्टन मंत्र उस वर्म होल में से उनकी टीम के साथ वापस आ जाते हैं और वापस आते ही वो जब पृथ्वी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पृथ्वी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और तभी कैप्टन मंत्र बोलते हैं, ये क्या? कैप्टन मंत्र के साथ चारों अंतरिक्ष यात्री शॉक हो जाते हैं। अब आगे ये क्या? जैसे पृथ्वी एक पूरा खंडहर ग्रह बन चुकी थी और पृथ्वी के आसपास विराट स्पेस कॉलोनीज बनी हुई थी। सर, ये सब क्या है? दुख, आश्चर्य और बहुत घबराहट के साथ कविता ने पूछा, पर कैप्टन मंत्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बदली हुई परिस्थिति को देखकर जेम्स और डेव रेमन दोनों चौंक पड़े। ये लोग कोई टाइम ट्रैवल करके भविष्य की दुनिया में पहुंच गए हो ऐसा उन्हें लगने लगा। पर अब क्या हुआ है और क्यों हुआ है इसे जानने और समझने के बिना और कोई चारा नहीं था। इसलिए कैप्टन मंत्र ने स्पेसशिप को कॉलोनीज की ओर आगे बढ़ाया। ये कॉलोनीज उस जीवान ग्रहवासियों की कॉलोनीज से तो थोड़ी कम एडवांस थी, लेकिन ये पृथ्वी की पुरानी टेक्नोलॉजी से तो बहुत ही आगे थी। धीरे धीरे कैप्टन मंत्र का यान उस स्पेस कॉलोनी के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। धीरे से दरवाजा खुला और कैप्टन मंत्र के यान को अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अंदर जाने पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा तो ये क्या, इस स्पेस कॉलोनी में लोग बहुत ही कम दिखे। एक तरफ पृथ्वी खत्म हो गई है, खंडर हो गई है, बर्बाद हो गई है और एक तरफ इस कॉलोनी में भी कुछ कम लोग ही दिख रहे हैं। तो फिर इतने सारे पृथ्वीवासियों का आखिर क्या हुआ होगा? कैप्टन मंत्र की टीम ये सोचकर ही दहल गई। कैप्टन मंत्र ने अपने यान को स्पेस कॉलोनी में लैंड किया और इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले और जब ये बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने 5 लोग खड़े थे और इन 5 में से एक भारतीय भी था। और वो भारतीय इंसान कैप्टन मंत्र के पास आया और कहने लगा, सर, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम राकेश गुप्ता है और मैं एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हूँ। राकेश ने मंत्र और उनकी टीम को अपनी पहचान देते हुए कहा। ये कौन सा साल है? मंत्र ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा। सर, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि ये साल 2305 है, आपके समय से करीब 200 साल आगे का समय, राकेश ने कहा। ओह नो, दैट्स इम्पॉसिबल, कविता बोली। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, कैप्टन जेम्स स्कॉट बोले और मंत्र और डेविड रेमन कुछ भी बोले बिना एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। सर प्लीज, आप सब पैनिक मत हो, उन 5 में से एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री एलोन स्मिथ ने कहा। और तभी राकेश गुप्ता बोले, यस सर, मेरी बात समझिए। आज से 200 साल पहले आप लोग जब गायब हो चुके थे तब सिर्फ 2 संभावनाएं थी, या तो आप कोई अलग स्पेस टाइम में पहुंच गए हो या तो फिर आप भविष्य में किसी समय में पृथ्वी पर वापस आएंगे।
हम बचपन से आप लोगों के ही साहस के कारनामे सुनकर और पढ़कर बड़े हुए हैं। सर, आप लोग ही हमारे प्रेरणा स्रोत हो, कैप्टन राकेश ने कहा। ओके कैप्टन, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे आप ये बताओ कि जिस तारामंडल यानी कि वेगा स्टार सिस्टम की हम मुलाकात लेकर आए हैं, क्या इस बीच 200 सालों में वहां से कोई यहां आया था? कैप्टन मंत्रा ने पूछा। और हाँ, ये पृथ्वी इतनी वीरान और सुनसान क्यों लग रही है? क्या यहाँ कोई अमंगल, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना? कैप्टन कविता ने दहशत व्यक्त करते हुए पूछा। देखिए, आप शांत रहिए और थोड़ी देर बैठिए। आप पहले खाना खाइए और इसके बाद मैं आपकी अनुपस्थिति में इन पूरे 200 सालों में क्या हुआ उसका वर्णन आपके साथ करता हूं, कैप्टन राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा। इस स्पेस कॉलोनी में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है ताकि यहां रहने वाले लोग आसानी से चल फिर और घूम सके। इसके बाद कैप्टन राकेश ने स्पेस कॉलोनी के कैफे में से कुछ जरूरी हेल्दी फूड लिया और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। सर, आपके जाने के कुछ 40-50 साल बाद पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया कि वहां का तापमान जीने लायक ना रहा। आप तो जानते ही होंगे, इसके ऊपर सर स्टीफन हॉकिंग्स और एलोन मस्क जैसे महान लोगों ने दुनिया की सरकारों को कई बार चेताया था, लेकिन हमारी पुरानी सरकारें इसका सामना न कर सकी और अपने स्वार्थ के कारण कई देश इसको नजरअंदाज करते रहे और इसके कारण पृथ्वी भट्ठी समान हो गई, जीने लायक न बची और हमारे पूर्वज इंसानों को स्पेस कॉलोनी क्रिएट करनी ही पड़ी। और इसके लिए थैंक्स टू सर स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने स्पेस कॉलोनी बनाने के मुद्दे को उस समय आगे बढ़ाया था और जिनके कारण कुछ पिछले 100 साल पहले इस स्पेस कॉलोनी का निर्माण हुआ। ओके कैप्टन, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम बस्ती दिखाई देती है। बाकी के लोग कहाँ हैं? कैप्टन कविता ने पूछा। बाकी के लोग मंगल पर है। ये स्पेस कॉलोनी तो हम इंसानों ने पृथ्वी के साथ टिका रखा अब तक का लास्ट कनेक्शन है और बाकी के समग्र इंसानों को हम मार्स पर भेज चुके हैं। हाँ, उस समय पृथ्वी की जनसंख्या इतनी थी कि सबको तो मंगल पर ले जाना शक्य नहीं था और इस बात का अफसोस हमें आज दिन तक है। लेकिन उस वक्त पृथ्वी की करीब 45% प्रजाति को हम मंगल पर ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए थे और बाकी के कुछ 55% लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग पृथ्वी पर ही मर चुके हैं और आज पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, कैप्टन राकेश ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा। ओह, ये तो ठीक जीवान ग्रह जैसा ही हुआ, अफसोस व्यक्त करते हुए कविता ने कहा। यस मैम, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो पीछे छूट ही गए और जिन्हें हम बचा नहीं पाए। फिर भी कैप्टन ज़चार्ज के मार्गदर्शन में और उनके कहे अनुसार पृथ्वी से मंगल पर पुनर्स्थापन करने का रेशियो अच्छा ही रहा। कैप्टन राकेश अपनी बात पूरी करते हुए बोले। एक मिनट, आपको कैप्टन ज़चार्ज के बारे में कैसे पता है? डेव रेमन ने पूछा। सर, कैप्टन ज़चार्ज यहाँ पर अपनी ऑफिशियल मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया और पृथ्वी को बचाने का रास्ता भी दिखाया था। जब जीवान ग्रहवासी कैप्टन ज़चार्ज को यह पता चला कि आप अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है तो उनको बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने बताया कि शायद आपका पृथ्वीवासी अंतरिक्ष यान इतना एडवांस नहीं था, इसलिए वो ब्लैक होल में प्रॉपर फिक्सन नहीं कर पाया होगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप लोग हमें शायद भविष्य में मिलेंगे। कैप्टन ज़चार्ज ने उस वक्त कहा था कि जब भी भविष्य में आप लोग हमसे मिले तो आप लोगों को कैप्टन ज़चार्ज का नमस्कार कहना। उन्होंने ये भी कहा था कि आज भी जुपिटर आपके सोलर सिस्टम का बेहद ही खूबसूरत ग्रह है। और इसके बाद कैप्टन ज़चार्ज अपने ग्रह वापस चले गए थे और इस बात को भी करीब 100 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और आज तो कैप्टन ज़चार्ज जिंदा भी नहीं होंगे। कैप्टन राकेश ने सारी बातें क्लियर करते हुए कहा। प्लेनेट जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है, ऐसा कैप्टन ज़चार्ज ने क्यों कहा होगा? कैप्टन मंत्र सोचते हुए बोले। शायद इसलिए क्योंकि जुपिटर के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कैप्टन ज़चार्ज जानते थे और पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं उनके ग्रह जीवान जैसे ही घटी है, कैप्टन राकेश ने कहा। जैसे कि? कैप्टन स्कॉट ने पूछा। जैसे कि पृथ्वी को छोड़कर कॉलोनीज और मंगल ग्रह पर जाकर बस जाना, टेक्नोलॉजी का इतना आधुनिकीकरण इतना जल्दी करने के लिए विवश हो जाना,
और जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका पता लगना। और कैप्टन राकेश ने वाक्य अधूरा छोड़ा। और क्या कैप्टन? कैप्टन कविता बोली। आई एम सॉरी, मैं आगे नहीं बता सकूंगा। आप लोगों को आगे बताने के लिए मुझे अपना प्रोटोकॉल मना कर रहा है। राकेश बोले। किसका प्रोटोकॉल? कैसा प्रोटोकॉल? कैप्टन मंत्र ने पूछा। सर, विश्व सरकारों ने मिलकर कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जो सरकारें आज मंगल पर है, और उनकी मंजूरी के बिना मैं आगे की माहिती आपको नहीं दे सकता। पर हाँ, आपके वापस आने के समाचार मैंने मार्स पर भिजवा दिए हैं, और वहां पर कुछ कमिटी और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं, और वो लोग ही आपके सारे सवालों के संतोषकारक जवाब दे सकेंगे, कैप्टन राकेश ने कहा। ग्रेट, मतलब अब हमें हमारे ही ग्रह के सवालों के जवाब जानने के लिए मंगल पर जाना पड़ेगा, यही ना? कैप्टन मंत्र ने कटाक्ष में कहा। सर, अभी आप अपने समय से 200 साल बाद के समय में है, और यहाँ की मानव बस्ती मंगल पर ही बसती है, इसलिए आपको मंगल पर ही जाना चाहिए, कैप्टन राकेश बोले। कैप्टन मंत्र ने कोई ज्यादा दलीलें की नहीं, क्योंकि कैप्टन मंत्र और उनकी टीम के पास कोई और विकल्प नहीं थे। हालांकि राकेश की टीम ने मंत्र की टीम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया था। उन्होंने मंत्र और उनकी टीम के लिए मंगल पर जाने की पूरी व्यवस्था करवाई, और एक दिन आराम कर दूसरे दिन मंत्र और उनकी टीम मंगल ग्रह की ओर चले। पृथ्वीवासियों ने बनाए लेटेस्ट स्पेसक्राफ्ट में मंगल पर पहुंचने में करीब 18 घंटे लगते थे, और मंगल पर भी मंत्र और उनकी टीम की स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। कैप्टन मंत्र की टीम कुछ 17 घंटे बाद मंगल के बहुत ही करीब पहुंची, और कैप्टन मंत्र ने अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा तो मंगल के नजारे पृथ्वी के पास बनी कॉलोनी से भी ज्यादा एडवांस और ज्यादा आह्लादक थे। घने बादलों के बीच में से जब कैप्टन मंत्र का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर पहुंचने वाला था, तब कैप्टन मंत्र ने देखा तो दूर दूर तक रिफ्लेक्शन भी दिख रहे थे, जिससे कैप्टन मंत्र समझ गए कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सोलर सेल्स लगे हैं। ऊपर से मंगल ग्रह पर बस 2-3 बड़ी इमारतों को छोड़कर और कोई बड़ी इमारतें नहीं थी, लेकिन हाँ, छोटी छोटी इमारतें और छोटी छोटी बस्तियां पर आधुनिक तरीकों की ऊपर से दिख रही थी, और इन छोटी बड़ी बस्तियों से ज्यादा तो घने जंगल दिख रहे थे। इन शॉर्ट, यहाँ पर प्रकृति और इंसानों के बीच थोड़ा बहुत समन्वय देखने को मिला, और इसी के अभाव के कारण पृथ्वी पर इंसानियत खत्म हो गई। जब मंत्र का यान मंगल की सतह पर पहुंचने ही वाला था कि मंत्र के यान को कमांड मिले, जो थे मंत्र के यान को एक प्रॉपर एयरबेस पर उनका यान लैंड करना है। मंत्र ने ठीक वैसा ही किया, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कुछ 350-400 लोग तैनात थे। ये लोग मंत्र और इनकी टीम का स्वागत करके एक विशाल लिफ्ट के माध्यम से मंत्र को बिल्डिंग के नीचे ले गए, जहां पर मंगल ग्रह के कुछ टॉप लीडर्स उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो इनसे मिले, मंत्र और उनकी टीम का फिर से बहुत ही आदर सत्कार से स्वागत किया गया, और तब एक आदमी उनके पास आकर बोला, कैप्टन मंत्रा, हमें आप पर नाज है, और हमें बहुत ही आनंद है कि आज आप हमारे समय काल में वापस लौटे हैं, और आपके साहस के लिए हम गर्व अनुभव कर रहे हैं। यह व्यक्ति बोलने की छटा पर कोई बड़ा नेता हो, ऐसा कैप्टन मंत्र को लगा। कैप्टन मंत्र के पास खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें इनका परिचय करवाया कि ये विश्व संगठन साइंस और टेक्नोलॉजी के नेता है, और इनका नाम है डॉक्टर डोनाल्ड रकबीच। कैप्टन मंत्र, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कितना बदल गया है, नहीं? मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी पर अतिशय ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति को रिवर्स किया जाए ऐसा संभव नहीं था, और इसीलिए हमने मार्स पर टेराफोर्सिंग करना शुरू कर दिया, डोनाल्ड रकबीच ने कहा। क्या टेराफोर्सिंग? कैप्टन कविता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, टेराफोर्सिंग। शुरुआत में मंगल ग्रह के सबसे बड़े पर्वत और ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के सहित के सभी ज्वालामुखी और पर्वतों को परमाणु बम से तोड़ा गया, और ज्वालामुखियों की राख में से अतिशय मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मंगल के वातावरण में ऐड हुआ, और यहाँ का वातावरण घना बना। बादलों को बांधने और बारिश लाने के लिए ऐसा वातावरण जरूरी था।
उसके बाद बारी बारी बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजा गया और यहाँ पर पृथ्वी से लाई वनस्पतियों को उगाया गया और धीरे धीरे यहाँ पर जंगल डेवलप किए गए और इन घने जंगलों की हाइब्रिड वनस्पतियों ने कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतरण करना शुरू कर दिया। ये सब होने में सालों हो गए, लेकिन कुछ साल पहले यह परिस्थिति आन पड़ी कि हम पृथ्वीवासी मंगल पर भी बिना स्पेस शूट यहाँ के वातावरण में रह सके, डोनाल्ड ने खुलासा करते हुए कहा। पर यहां पर स्काई स्कैपर्स कम क्यों दिख रहे हैं? मंत्र ने पूछा। क्योंकि उसने जमीन के ऊपर बसने की जगह जमीन के अंदर बसना पसंद किया। जमीन के अंदर बसना मतलब ये कि उन्होंने जमीन के अंदर शहर बसाए हैं और इसके दो फायदे थे। एक तो ये कि मंगल के वातावरण को संतुलित करने के लिए यह जरूरी था और इसका दूसरा फायदा था हमलावरों से बचना। डोनाल्ड रकबीच ने कहा। हमलावर? कौन से हमलावर? यहां पर हमला कौन कर रहा है? कैप्टन मंत्रा ने पूछा। हमने मंगल की जमीनी सपाटी के अंदर भूगर्भ में शहरों को मजबूत और सुरक्षित बनाया है, क्योंकि हमें परग्रहवासियों के हमलों को टालना था। कैप्टन ज़चार्ज हमारी यहां पर मदद करने और हमें आगाह करने आए थे, क्योंकि उनके ग्रह के भगेड़ू लोग और वो अमानवीय कंपनियों वाले अपना यान लेकर प्लूटो के पास बसे वर्म होल के मार्फत यहां पर पहुंचे थे। और एक तो हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रहे थे, इस बीच हम उनका सामना कर सके ऐसी कोई हमारे पूर्वजों की परिस्थिति नहीं थी और वो भगेड़ू कंपनियां पूरी तैयारी के साथ आई थी। और इस बीच महायुद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के शुरू होते ही कैप्टन ज़चार्ज और उनकी टीम आ गए और उन्होंने हमारी पृथ्वी और मंगल को तो बचा लिया, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग से हमें ना बचा सके। इसके बाद जीवान ग्रह के वो कंपनी वाले यहां से भाग खड़े हुए और वो गुरु ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जाकर बस गए और वहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई है और फिलहाल उन्होंने यूरोपा पर पूरा कब्जा कर लिया है। ऊपर से पृथ्वी के कुछ लालचू और पावरफुल लोग भी जीवान ग्रह की उन भगेड़ू कंपनियों से जाकर मिल चुके हैं और आज हमारे पृथ्वी के वो लालची लोग और जीवान ग्रह के उन भगेड़ू लोगों ने मिलकर यूरोपा के रिसोर्सेज बहुत ही फास्ट गति से समाप्त करना शुरू कर दिया है और आज उन्होंने बड़े बड़े हथियार बना लिए हैं और अभी वो हमारे मंगल ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे ग्रह मंगल पर उन्होंने कई बार छोटे बड़े हमले तो किए हैं, लेकिन हमने आज तक उनका एक भी हमला कारगर साबित नहीं होने दिया है। डोनाल्ड रकबीच ने सारी बातें क्लियर कर दी। ओह माय गॉड, जेम्स टॉक बोले। दैट्स इम्पॉसिबल, डेविड रेमन ने अपने हाथ माथे पर लगाते हुए कहा। आखिर पृथ्वी का भी वही हाल हुआ जो जीवान ग्रह का हुआ है, कविता बोली। अभी तो बातें आगे और भी है दोस्तों, डोनाल्ड रकबीच ने मंत्र की ओर देखते हुए कहा। आपके आने की मुझे अनहद खुशी है दोस्तों, लेकिन फिलहाल हम एक विराट आपत्ति का सामना कर रहे हैं, डोनाल्ड रकबीच ने दुख का भाव व्यक्त करते हुए कहा। वैसे नेता जो चाहे वो भाव अपने चेहरे पे ला सकता है और इसीलिए कहते हैं कि नेता और अभिनेता में कोई खास अंतर नहीं होता। कौन सा प्रश्न? कैप्टन मंत्र ने पूछा। हमारे गुप्तचरों द्वारा मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार वो लोग इतिहास का सबसे बड़ा हमला बहुत जल्द ही करने वाले हैं और हमें यह संदेह है कि उनके आधुनिक हथियारों के सामने हम शायद इतने बड़े हमले को ना सह पाए और हम पता नहीं कैसे हमारे लोगों को और हमारे ग्रह को बचा पाएंगे। वैसे मैं तो कभी कैप्टन ज़चार्ज से मिला नहीं हूं, लेकिन हमारी पहले की पीढ़ियों के जो नेता ज़चार्ज से मिले थे उन सबको कैप्टन ज़चार्ज ने कहा था कि अगर कैप्टन मंत्र की टीम आपके समय में वापस आती है तो उन्हें यह जरूर बताना कि आज भी जुपिटर आपके सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है, डोनाल्ड रकबीच ने कहा। यह कैप्टन ज़चार्ज बार बार एक ही बात बोल के कोई तो संदेश देना चाहते हैं, कैप्टन मंत्र ने बताया। फिलहाल तो संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक ही बात जरूरी है। अगर प्लेनेट जुपिटर के चारों उपग्रहों को किसी तरह खत्म कर दिया जाए तो वो भगेड़ू कंपनियां और हमारे बागियों का सफाया हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मंगल पर मानव बस्ती का सफाया होना तय है, डोनाल्ड रकबीच ने उदास होते हुए कहा। ओह, मंगल पर हमारी मानव बस्ती इतनी बड़ी समस्या का सामना कर रही है, ये जानकर हमें बहुत दुख हुआ।
और हम अगर किसी तरह इसमें मददरूप हो सके तो हमें बहुत खुशी होगी, कैप्टन मंत्रा ने कहा। जी जरूर, हम हमारी मिलिट्री, संशोधक, वैज्ञानिक और हो सके उतने आधुनिक इक्विपमेंट के साथ हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वैसे मार्स को बचाने की हम हो सके इतनी तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज आप भी हमसे जुड़े हैं, इस बात की हमें अनहद खुशी है, डोनाल्ड रकबीच ने बहुत खुश होते हुए कहा। एक दूसरे का आभार मानते हुए कैप्टन मंत्र की टीम और डोनाल्ड रकबीच की टीम एक दूसरे से अलविदा हुई और कैप्टन मंत्र की टीम के रहने की, खाने की और संपूर्ण व्यवस्था सरकार ने की थी। इसके बाद मंत्र की टीम को एक डेलीगेशन ने उड़ती हुई कार में बैठाया और ये कार कुछ 20-25 मिनट का अंतर काटते हुए मंगल ग्रह पे एक भूगर्भ में बने छोटे से कस्बे में पहुंची। वहां पर दरवाजा खुला और अंदर जाते ही वहां के दृश्य को देखकर मंत्र की टीम की आंखें चार हो गई। वहां पर भूसपाटी के भीतर एक विशाल शहर बना हुआ था। मंत्रा ने देखा तो यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर्स तो थे, लेकिन वो सभी जमीनी सपाटी के ऊपर नहीं, लेकिन मंगल की सतह के नीचे थे। और यहां पर हर बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाया जाए ऐसे रास्तों का पूरा नेटवर्क बुना हुआ था और चारों तरफ इसके अंदर लाइट्स 24 घंटे मौजूद थी। ये एक बहुत ही आधुनिक और अल्ट्रा मॉडल शहर था। यहां पर भूगर्भ में आधुनिक ट्रेन द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता था और कुछ कुछ जगहों पर बहुत बड़े चौड़े रास्ते बनाए गए थे, जिसके अंदर से उड़ने वाली कारें अपना रास्ता तय कर सके। भविष्य की ये दुनिया देखकर मंत्र और उनकी टीम दंग रह गए थे। इसके बाद मंत्र की फ्लाइंग कार का ड्राइवर एक कोड मांगता है, उसे वो कोड मिलता है और हाईली सिक्योर दरवाजा खुलता है और मंत्र और उनकी टीम उनकी फ्लाइंग कार के सहित अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक अंडरग्राउंड अत्याधुनिक वसाहत थी और यहां पर मंत्र और उनकी टीम की रहने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई थी। कुछ भेजाबाद साइंटिस्ट परग्रहियों से मंगल को बचाने का प्लान यहीं से बना रहे थे और ये सब देखकर मंत्र को लगा कि ये एक हाईली सिक्योर जगह है। इसके बाद जहां पर मंत्र की टीम को ठहराया गया, वहां पर भी उनका स्वागत और आगता सागता हुई और उन्होंने कहा कि अभी आपको आराम की जरूरत है। और सच में मंत्र की टीम को आराम की जरूरत थी भी, क्योंकि वास्तविकता के इन घावों ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग पर कई हमले किए थे, इसलिए उन्हें और थकान महसूस हो रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर मंत्र और उनकी टीम वहां काम कर रहे संशोधकों के साथ जुड़ गए। मंत्र और उनकी टीम ने देखा तो इस जगह पर कई भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे थे। हालांकि ये मार्स है और यहां पर लोग देशों में विभाजित नहीं है। यहां पर सब मार्शन है, सब मंगल ग्रह के निवासी है। लेकिन देखने से और भाषा से साफ साफ पता चल जाता था कि यहाँ पर कई इंडियन ओरिजिन है, कुछ अमेरिकन है, कुछ अफ्रीकन है या कुछ चाइनीज है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास इतनी तैयारी है कि हम आने वाले हमले से मंगल को बचा पाएंगे? मंत्र ने अपना फॉर्मल परिचय देने के बाद वहां के टॉप के साइंटिस्ट डॉक्टर विल्स रिचार्ड से पूछा, कैप्टन मंत्र, हम मंगल को बचाने के लिए अपने दिल और जान से यहां पर तैयारियां कर रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन यह बात भी सच है कि यूरोपा पर बसी उन भगेड़ू कंपनियों के पास भी आधुनिक न्यूक्लियर वेपन्स है और हमसे ज्यादा है। यह बात तय है कि न्यूक्लियर हमला हुआ तो ना वो बचेंगे ना हम, और ये दोनों पक्ष जानते हैं। इसलिए न्यूक्लियर हमले के बिना कोई बीच वाले रास्ते से भी अगर युद्ध हो तो उसकी भी तैयारियां हम कर रहे हैं। जैसे कि आप ये डिवाइस देखिए कैप्टन मंत्र, डॉक्टर रिचर्ड ने 3D मैप दिखाते हुए कहा। ये एक बहुत बड़ा डिवाइस है और ये डिवाइस एक ऐसा यंत्र है जो इतना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है जिससे एक मध्यम आकार के ग्रह का वातावरण भी डगमगा जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट, कैप्टन कविता बोली। और ये एक दूसरा डिवाइस है जिसे कहते हैं हाइपरबोलिक मिरर्स, और ये डिवाइस किसी भी दृश्य प्रकाश सहित विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी अत्यंत शार्प वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक शार्प लेजर में कन्वर्ट हो जाता है और इस लेजर से निकलने वाली किरणें दुश्मन के और उसके यान के भी चीथड़े उड़ा सकती है।
ओह, बहुत ही शानदार, डेविड रेमन ने कहा। बहुत ही अच्छे डॉक्टर रिचर्ड्स, आपकी तैयारियां वाकई में अच्छी है। पर मुझे आपसे यह पूछना है, क्या यहां पर कोई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो क्वांटम ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहे हो? मुझे उनके साथ कुछ बातचीत करनी है, कैप्टन मंत्र ने कहा। कविता कैप्टन मंत्र के सामने देखती रही और यहां पर कैप्टन मंत्र के मंसूबे कुछ अलग लग रहे थे। कैप्टन मंत्र, यहां मंगल पर बसने के बाद हमारा सबसे बड़ा बजट शस्त्रों पर, रिसर्च पर और डिफेंस पर खर्च हुआ है और यहां के वातावरण को सुधार कर उसको रहने लायक बनाने में भी हमारे वैज्ञानिक बहुत खर्च करते हैं और ऐसे अप्लाइड साइंस पर जाने या अनजाने में ज्यादा खर्च किया जाता है और इस कारण हम क्वांटम ग्रेविटी जैसे कुछ विषयों में पीछे रह गए हैं। बहुत कम लोगों ने इस पर रिसर्च की है, फिर भी एक आदमी ऐसे हैं जिन्होंने क्वांटम ग्रेविटी में बहुत ही डीपली रिसर्च किया है। इन्हें आप क्वांटम ग्रेविटी का खोटो इंसान कह सकते हो और इनका नाम है डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। ओके, और डॉक्टर जगन्नाथ कहां मिलेंगे? मंत्र ने पूछा। इस स्मार्ट टेक सिटी से कुछ दूर वो एक शांत वातावरण में रहते हैं। वो सतह के अंदर के भूगर्भ की बिल्डिंगों में नहीं गए, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा मकान, अपना छोटा सा आशियाना बनाकर रह रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा देता हूं। हमारी यहां से कार आपको उनके घर छोड़ देगी, डॉक्टर रिचर्ड ने कहा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिचर्ड, कैप्टन मंत्र आभार व्यक्त करते हुए वहां से निकले। कैप्टन, आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर जगन्नाथ से मिलकर टाइम ट्रैवल पर चर्चा करना चाहते हैं? कविता ने पूछा। जेम्स स्कॉट और डेव रेमन का भी यही सवाल था। हाँ कविता, मैं अपने समय में वापस जाने की कोई संभावना है या नहीं वो चेक करना चाहता हूं, मंत्र ने कहा। कविता, जेम्स स्कॉट और डेव रेमन एक दूसरे के सामने देखने लगे। दोस्तों, हम अपने समय में वापस जा पाएंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं है और इसलिए हमें मंगल को बचाने पर भी ध्यान देना है और वापस जाने की संभावना पर भी। तो मेरी इच्छा यह है कि आप लोग यहाँ रुको, यहाँ की टेक्नोलॉजी को समझो और मैं अकेला डॉक्टर जगन्नाथ से मिलकर आता हूँ। नो कैप्टन, मंगल पर एक अनजान स्थान पर हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे। अगर स्कॉट और रेमन को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ चलती हूँ, कविता ने कहा। यस कैप्टन, हम यहाँ रुककर यहाँ की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तब तक आप दोनों वहां पर जाके आओ, डेव रेमन ने कहा। आपसी सहमति के बाद डेव रेमन एंड जेम्स स्कॉट वहां पर रुके और कविता और मंत्र वहां से डॉक्टर जगन्नाथ से मिलने के लिए निकल गए। अंडरग्राउंड टनल से होते हुए उड़ने वाली कार से मंत्र और कविता मंगल की सतह के ऊपर पहुंचे। ऊपर जाने पर दिख रहा था कि मंगल की सतह के ऊपर घर बहुत कम थे। मंगल के भूसपाटी के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है उससे काफी कम ऊपर डेवलपमेंट किया गया था, क्योंकि मंगल पर लौह खनिजों वाले रेत के बवंडर आमतौर पर उठते रहते हैं और मंगल की भू सतह के ऊपर जीना बहुत ही कठिन था। फिर भी कुछ पुराने विचारों वाले लोग थे जो मंगल की सतह के अंदर बसे शहरों में नहीं, लेकिन भू सपाटी के ऊपर पृथ्वी की तरह घर बांध कर रह रहे थे। डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन उन्हीं में से एक थे। कुछ घंटे बीते और कैप्टन मंत्र और कैप्टन कविता डॉक्टर जगन्नाथ के घर पर पहुंचे। ये मंगल ग्रह पर एक वीरान जगह पर एक अकेला लौता घर था। कैप्टन मंत्र ने कविता से कहा, पता नहीं डॉक्टर जगन्नाथ यहाँ पर कैसे रहते होंगे। इसके बाद मंत्र और कविता डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन के बरामदे पे चढ़े और वहां से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है बे? सर, मैं कैप्टन मंत्र। ओह, 200 साल पहले वाले मंत्र, आ जाओ आ जाओ। अंदर से डॉक्टर जगन्नाथ गोविंद राजन बोले। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज हितेश गिरी गोसाई और मिशन वेगा हमने बस एक ही पार्ट बनाया था, उसका दूसरा पार्ट हमने बनाया ही नहीं था। हाँ, फर्स्ट पार्ट के एंड में मैंने कुछ एंडिंग छोड़ा था जो मैंने कहा था कि आप में से जो भी क्रिएटिव माइंड है हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुछ लोगों ने कमेंट किया भी, लेकिन ज्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि सेकंड पार्ट कब आएगा इसका। इवन आप द नॉलेज में मिशन वेगा के बाद के जितने भी वीडियो के कमेंट्स देखेंगे वहां पर मिशन वेगा सेकंड पार्ट, मिशन वेगा सेकंड पार्ट सबसे ज्यादा लिखा
होगा। तो फ्रेंड्स इतनी सारी डिमांड थी, इसलिए फिर हमने मिशन वेगा का सेकंड पार्ट बनाया, और ना सिर्फ सेकंड, इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मिशन वेगा का ये सेकंड पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मैंने एक और हिस्ट्री रिलेटेड चैनल बनाया है जिसका नाम है द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर मैं आवाज नहीं देता लेकिन सारी स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी है। सारी स्क्रिप्ट फ्यूचर में उसमें जो लिखी जाएगी वो मैं लिखूंगा, और वो द नॉलेज का ही चैनल है। तो आप द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।